हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने विंड एनर्जी के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करी थी। अब बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। जियोथर्मल एनर्जी में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी या पावर या कुछ भी चीज़ जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं ना, वो पृथ्वी की अंदरूनी जो गर्मी है उसकी सहायता से कर रहे हैं। ठीक है। जियो मतलब आपकी जियोलॉजी यानी कि अर्थ, और थर्मल मतलब गर्माहट, गर्मी या फिर हीट। ठीक है। इससे उत्पन्न हुई गर्मी से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी ना किसी प्रकार की एनर्जी विच विल बी यूटिलाइज बाय ह्यूमन बींग्स एंड फॉर देयर ह्यूमन एक्टिविटीज। ओके। अब जो हीट है, अर्थ जो हीट है जो अर्थ से निकलती है, इट जनरेट्स अनदर रेन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज जियोथर्मल एनर्जी। इसका नेचर कैसा होता है? ये काफ़ी क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल एनर्जी होती है। सस्टेनेबल एनर्जी इस प्रकार से, क्योंकि अगर आप बात करो अर्थ के इंटीरियर में क्या है, सबसे बड़ी बात जो है अर्थ आप जिसको कहते हो, वो अर्थ आपने कंप्लीटली देखा हुआ है क्या? नहीं। आप उसके सिर्फ कितने पार्ट से वाकिफ हो? अर्थ के सिर्फ आप एक पार्ट से वाकिफ हो, वो है लिथोस्फीयर। राइट। वो है लिथोस्फीयर, जिसमें आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और ओशनिक प्लेट्स आती हैं। राइट। ये वाला पार्ट जनरली ठंडा है। इसके अगर आप नीचे जाओगे तो हाईली विस्कस मोल्टन मैग्मा की जो लेयर होती है उसको आप क्या कहते हो? और ये जो नाम है प्रोमिनेंट तरीके से अगर मैं आप उसको बोल दूं, जो ज्योग्राफी में जैसे हम यूज करते हैं, तो आपने ये नाम सुना होगा, कॉन्टिनेंटल। एक सेकंड। ज्योग्राफी में आप इसको क्या कहते हो? ज्योग्राफी में आप इसको कहते हो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। इसके नीचे कौन सी लेयर है क्रस्ट के नीचे? मेंटल। और मेंटल के नीचे कोर। क्रस्ट क्रस्ट जो है अर्थ की, वो ठंडी है। वो ठंडी क्यों है? क्योंकि उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट व्हेन इट कम्स टू ओशनिक क्रस्ट, उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यहां पर होता है वाटर के साथ, ठंडे ठंडे समुद्रों के साथ। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये जो वाटर के साथ और जिसमें आइस शीट्स, आइस ग्लेशियर्स वगैरह भी अवेलेबल है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यहां पर इसका डायरेक्ट सामना होता है एटमॉस्फेयर के साथ। हवा और पानी दोनों ही चीजें हर किसी चीज के तापमान को अनुकूल रखती है कि नहीं रखती हैं? बताओ। हवा और पानी हर किसी चीज का नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करने में या किसी भी गर्म चीज को ठंडी बनाने में काम करती है कि नहीं करती है? इस वजह से आपका क्रस्ट हमेशा ठंडा होता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेंटल, जो कि ढका हुआ है क्रस्ट के नीचे, ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसके नीचे यहां पर क्या चीज होती है? गर्माहट है। क्यों यहां पर? राइजिंग सेल्स ऑफ राइजिंग सेल्स ऑफ कन्वेक्शन करंट्स की वजह से। राइट। बिकॉज ऑफ राइजिंग सेल्स ऑफ कन्वेक्शन करंट्स, जिसकी वजह से जो मेंटल है आपका, वो हाईली विस्कस सेमी मोल्टन स्टेट में है, जिसको आप आमतौर पर क्या कहते हो? मैग्मा। मैग्मा जब भी अर्थ के किसी हिस्से से छेद कर कर निकलता है, तब वो क्या बन जाता है? उसका नाम क्या हो जाता है? उसका अस्तित्व, उसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है? लावा। और अगर आप ये हाईली विस्कस फ्लूइड के लेयर के नीचे वाली लेयर पर जाओगे, बिल्कुल बीचों बीच में जाओगे, तो आपको मिलेगा कोर। कोर कैसा है? सॉलिड है। लेकिन क्या वो ठंडा है कि गर्म है? गर्म है। ओके।
ये हीट, लेकिन मुझे ये जाननी है आपसे, ये आई कैसे? अर्थ के इंटीरियर में ये हीट आई कैसे? देखो, वो गर्म है, ये वाली बात तो हमें इसलिए समझ में आती है क्योंकि उसको पानी और हवा, दो चीजें जो कि किसी की भी गर्माहट को अनुकूल कर सकती हैं, वो मिल नहीं पा रहा है उसे, क्योंकि वो चादर ढकी हुई है। लेकिन मेरा सवाल इसके बियॉन्ड जाकर है, ये गर्माहट क्यों, कैसे आई अर्थ के अंदर गर्माहट? बताओ। रेडियो एक्टिव एलिमेंट थी, और पीछे जाओ जरा, और पीछे जाओ। वो तो एलिमेंट्स है, अब हम क्या जाने अंदर एलिमेंट्स है कि नहीं है, वो गर्माहट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट डे गर्माहट कैसे आई थी अर्थ के अंदर, कैसे प्रूव करूं मैं इस बात को? अर्थ एक छोटी से एटॉमिक बॉल के फटने की वजह से बना था, राइट? डिस्क थी ये सारी की सारी, जो कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, जितना मतलब मैं इसको अब जितना भी बोल दूं उतना कम है, उतनी स्पीड से घूम रही थी। तब से लेकर आज तक ये गर्मी बरकरार है। और आपको क्या कहना चाहिए, ये गर्मी बल्कि कम हो रही है, शांत हो रही है। सूरज गर्म होता चल रहा है, ठंडा होता चल रहा है, हमारा सोलर सिस्टम का सूरज जो है? सूरज जब से बना था तब से लेकर अभी तक गर्म होता चल रहा है, ठंडा, कूल? वक्त आगे आगे जैसे बीत रहा है, तो कुणाल होता क्या है, जो आग है वो अपने आप शांत हो जाती है कि नहीं हो जाती है अगर उसको छोड़ दो तो? इसलिए सूरज कुछ करोड़ों अरबों सालों का रह गया है बस। इसके बाद इसकी जो ज्वाला है वो बुझ जाएगी। अनुमान बहुत सारे लगाए जाते हैं, जैसा कि हमने ज्योग्राफी में 9th क्लास में देखा था कि वो, हम तो डूबे ही सनम साथ में तुम्हें भी ले डूबे, ठीक है, कुछ ऐसा खेल करेगा कि फटेगा, और उसकी जो गर्माहट, जो ज्वाला, जो उसका जो आगे कोरोना की जो लेयर होती है जिसके अंदर ये हीट वेव्स होती हैं, वो सारे ग्रहों को ले डूबेगा सोलर सिस्टम के। राशि डोंट वरी, लेकिन तब तक बहुत सारे जन्म हो जाएंगे आपके, ठीक है? बार बार पैदा होते रहोगे किसी न किसी फॉर्म में। तो ये तो चीज़ आपने बता दी, ठीक है, कि जो अर्थ का जो अस्तित्व है, जिस तरीके से अर्थ एक ऐसे प्रोसेस से क्रिएट हुआ था जिसके अंदर काफ़ी गर्मी उसके अंदर समाई हुई थी, वो गर्मी आज भी है। इसलिए अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर में, कोर में, और उसके ऊपर आते हुए मेंटल में ये गर्मी आज भी बरकरार है। ऊपर की क्रस्ट भी गर्म हो सकती थी, लेकिन वो इसलिए नहीं हुई बिकॉज यहाँ पर जो है बेसिकली फिनोमेना कौन सा वर्क करता है, यहाँ पर फिनोमेना वर्क करता है कि जो हवा है और जो पानी है उसने इसका तापमान जो है वो अनुकूल रख रखा है आज तक तापमान इसका अनुकूल रख रखा है। इतनी बात क्लियर हो गई? अब मुझे नॉन साइंटिफिक तरीके से ये प्रूफ जानना है कि अर्थ के अंदर जो गर्माहट है मैं उसको बाहर निकाल सकूं, और वो किस फॉर्म में बाहर निकलेगी, निकाल सकूं, वो तो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गया, वो तो साइंटिफिक एस्पेक्ट हो गया। वो गर्माहट लेकिन मुझे मिलेगी कैसे, पहले ये बताओ। कैसे? अर्थ के अंदर जब भी किसी भी प्रकार का छेद होता है, तो वहां से बहुत सारी जगहें ऐसी हैं कि जो ठंडी जगहें भी हैं, फॉर एग्जाम्पल हेमकुंड साहिब, या बहुत सारी ऐसी जगह, मतलब जितने नाम लिए जाए उतने कम है, ठंडे ठंडे पानी वाली जगहों से एक गर्म पानी की लहर भी निकल रही होती है, जिसको हम भाप की फॉर्म में देखते हैं, जनरली नोन एज स्टीम। हमने ये चीज पढ़ी भी थी ज्योग्राफी के अंदर। स्टीम फाउंटेन की फॉर्म में निकल सकती है, मड की फॉर्म में भी निकल सकती है। इफ यू रिमेंबर, विद्युत जामपाल की वीडियो दिखाई थी मैंने, वो हॉट मड बाथ ले रहा है, हाँ, और उसके अंदर मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा था। कलारी पट्टू का चैंपियन है ना वो। तो आपको पता है कि कुंफू, कराटे वगैरह ऐसे जो मार्शल आर्ट्स जो फॉर्मेट्स होते हैं, इनके अंदर आपको अपने शरीर से ज्यादा मानसिकता का संतुलन रखना पड़ता है।
आप पेन कितना सहन कर सकते हो और पेन आपके लिए पेन है भी क्या नहीं है, इसके लिए आपको अपनी बेसिक साइकोलॉजी को बदलना पड़ता है, आपको अपने न्यूरॉन्स को मोल्ड करना पड़ता है। तो बहुत टफ कंडीशंस में, अलग अलग कंडीशंस में लोगों को बोला जाता है कि वो मेडिटेशन करें। तो इसलिए मैंने आपको विदु जामवाल की वो वीडियो भी दिखाई थी मैंने आपको, जिसके अंदर वो हॉट मड बाथ ले रहा है, वॉल्केनिक मड बाथ ले रहा है। तो स्टीम जो है वो डिपेंड करता है कि जहां से भी वो छेद हो रखा है पृथ्वी पे, किसी भी जगह से, वहां है क्या। अगर वहां पानी है उसके ऊपर बिछा हुआ है तो वो हॉट वाटर हो जाएगा। अगर ऐसा है कि नीचे से पानी ही निकल रहा है भाप की फॉर्मेट में, तो वो फाउंटेन बन जाएगा, हॉट स्टीम बन जाएगी वो। अगर वहां कीचड़ है तो वो वॉल्केनिक मड कहलाएगा या फिर हॉट मड बन जाएगा। लेकिन अर्थ के अंदर से ये जो स्टीम निकल रही है, क्या ये मैं कह सकता हूं कि अर्थ के इंटीरियर से निकलने वाली ये एक बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऑटोमेटिक एनर्जी है? एनर्जी कोई भी चीज क्या होती है, डिफाइन एनर्जी बताओ। कोई भी चीज एनर्जी क्या है? जो किसी एक चीज में अगर लग जाए तो उस चीज की क्षमता को बढ़ा सके, उसके अंदर कैटलिस्ट का काम करे, कि यही है एनर्जी एंड पावर। बताओ नॉर्मल तरीके से अगर हम लोग उसको बोलें, विदाउट एनी किताबों की रट्टे वाली डेफिनेशन के हिसाब से, किसी भी चीज में जो किसको पुश कर सके, जो प्रक्रिया अभी तक चल रही है उसकी स्पीड अगर 2 यूनिट्स है तो उसको बढ़ाकर अगर वो 4 यूनिट्स कर दे, 3 कर दे, 2.1 कर दे, किसी भी प्रकार से कैटलिस्ट मैकेनिज्म की तरह काम कर दे और उस प्रक्रिया को, उसमें गति ला दे, तेजी ला दे, उसको एनर्जाइज कर दे, यही है एनर्जी। राइट? आपको एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने में तकलीफ होती है और यही आप फुर्ती के साथ इधर उधर भागते फिरते हो। डिफरेंस क्या है आपके शरीर में? एनर्जी। आपका लैक ऑफ या फिर एडिंग ऑफ कैटलिस्ट मैकेनिज्म। अब वो किसी भी चीज से मिल सकता है। आपको अपने निपे निपी का कॉल आ गया, या फिर आप एक्सरसाइज करते हो, आप खुश हो, आप दुखी हो, डिपेंड करता है आपकी एनर्जी लेवल किस हिसाब से, मूड के बेसिस पर या फिर फिजियोलॉजिकल बेसिस पर आपकी डिटरमाइन होती है एनर्जी। सिमिलर पृथ्वी में एनर्जी अर्थ की भी ऐसी चलती है। ठीक है? स्टीम जो होती है वो बेसिक एनर्जी होती है अर्थ की, जो ऑटोमेटिक तरीके से निकलती है। अब ये हमारे लिए, इंसानों के लिए नॉर्मल तरीके से, ये हम इसको एनर्जी क्यों कह रहे हैं? ये तो गर्म गर्म भाप है, ये तो हमें कष्ट पहुंचाएगी। लेकिन उन ठंडे इलाकों में जहां पर ये बड़े सारे सालों से, सैकड़ों सालों से ये जो भाप निकल रही है, वहां पर ये लोगों को गर्माहट प्रदान करती है। छोटी सी बात, दुनिया में ऐसी बड़ी सारी जगहें हैं जहां से भाप निकलती है, लोगों ने सरकार से परमिशन ली, लाइक टर्की, लाइक इजिप्ट। उन्होंने सरकारों से परमिशन ली कि हम यहां पर अपना एक स्पा आउटलेट बनाना चाहते हैं। अब काइंड ऑफ इट इज अ स्पा, लेकिन अगर आप ये आर्टिफिशियल तरीके से क्रिएट करते हो, देर इज अ बाथ, या फिर प्री बाथ या पोस्ट प्री बाथ ही होती है वैसे तो। उसको आपने सुना होगा पिक्चरों में, एटलीस्ट नाम सुना होगा, एक सोना कहते हैं हम लोग इसे। सुना है? एक कमरा ऐसा जहां से गरम गरम भाप निकलती है, यू आर जस्ट वेयरिंग योर बाथ रोब, और जितना पसीना आपको निकलता है या वो जो भाप आपके ऊपर पड़ती है, और जितना पसीना आपसे निकलेगा, तो ऐसा ऐसा बोला जाता है कि आपके सारे जो गंदे सॉल्ट्स होते हैं वो निकल जाते हैं और आपकी स्किन की क्लेंजिंग हो जाती है। उसके बाद आप रगड़ कर किसी भी तौलिए से, कपड़े से अगर आप अपने चेहरा पहुंचो तो क्यारा अडवाणी जैसा फेस हो जाएगा पर्सन का। ये मेरी बात समझ में आई? अब ये जो थीम है एनर्जी, मैं यहां पर आपको एक चीज ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो एनर्जी फॉर्मेट है, ये काइंड ऑफ प्रॉफिट मेकिंग के लिए भी है। तो वो लोग क्या करते हैं, हॉट मड बाथ, वॉल्केनिक बाथ या स्टीम में बेसिकली ये किराए पर 1-2 घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए ये हेल्प देना, ये सब काम धंधे चलते हैं लोगों के। मैं दिखाने की कोशिश करता हूं जरा आपको एक सीन, जरा दिल धड़कने दो।
ये सीन देखो, ये लोग अपने शिप पर होते हैं पूरी फैमिली, अनिल कपूर, प्रियंका चोपड़ा, रणवीर सिंह, और ये एक जगह पर हॉल्ट, इनकी शिप हॉल्ट करती है। एंड जिस तरीके की स्टीम की मैं बात कर रहा हूँ कि उससे कैसे अर्थ से जियोथर्मल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके प्रॉफिट मेकिंग करी जाती है, तो दिस इज द बेस्ट सीन अवेलेबल। ये जैसे मैं आपको सोना के बारे में बता रहा हूँ, वैसे के सीन है। यहाँ पर यू आर वेयरिंग योर टाल एंड योर बाथरोब, और हर जगह से भाप निकल रही है। अभी कोई भाप आर्टिफिशियल तरीके से नहीं बनाई जाती है, कंट्रीज लाइक टर्की एंड इजिप्ट के अंदर इस तरीके से ये चलता है। अब यू कैन सी कि इसके पसीना आ रहा है, इन सब के पसीना आ रहा है, ठीक है। और इससे बॉडी की स्किन की क्लेंजिंग होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अर्थ के इंटीरियर से ये जो भाप ये जो निकलती है, ठीक है, ये अपने साथ अर्थ के अंदर के बड़े सारे न्यूट्रिएंट्स लेकर आती है। जैसे हिमालय से जो पानी गिरता हुआ आता है, कई लोग उसको झरने के थ्रू उसके थ्रू भरने की कोशिश करते हैं बॉटल में, एंड दैट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी प्योर वाटर, क्योंकि जब वो नीचे की तरफ आ रहा होता है तो वो बड़े सारे अपने साथ जो अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, जड़ी बूटियों से होते हुए, घास से होते हुए, उसको अपने साथ लेकर आता है, और वो प्योर फॉर्म ऑफ पानी होता है कुदरती रूप से। ऐसी जो स्ट्रीम अर्थ के अंदर से निकल रही है कुदरती रूप से काफ़ी अच्छी है, बड़े सारे मिनरल्स से अपने साथ कैरी कर रही है। एंड यू कैन सी कि इस तरीके से लोग जो है वो रेंट देते हैं कुछ कुछ टाइम यहाँ पर, ऐसे इस तरीके के जो बाथरूम्स या जो भी उन लोगों ने स्ट्रक्चर बनाए होते हैं, और यहाँ से भाप निकलती है, तो ये प्रॉफिट मेकिंग की तरह भी एक यूज होता है। ओके, अब ये आपको पता लग गया कि अगर जियोथर्मल एनर्जी को अगर आपको वेंट आउट करना है तो सबसे बेसिक तरीका क्या है उसका? सबसे बेसिक तरीका क्या है? स्टीम, है ना? जो स्टीम है अगर वो निकल रही है तो वो सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ जियोथर्मल एनर्जी है। तो एट अ क्या मैं इसको भी बोल सकता हूं ये भी बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो निकल रही है? लावा जियोथर्मल एनर्जी है, लावा। यस, ठीक है। और लावा जो जब सूखता है, ठीक है, लावा जब सूखता है तो उससे भी क्या प्रॉफिट कमाया जा सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल कमाया जा सकता है। लावा के सूखने पर उससे हम बना सकते हैं एड़ी रगड़ने वाला प्यूमिस्टोन, ये वाला पत्थर जो जनरली हम लोगों के बाथरूम में होता है। ये जब लावा के पत्थर ये जो सूखते हैं, इनकी प्रोसेसिंग वगैरह करके इससे ये जो है ये बनाया जाता है। ओके, तो एट अ डेप्थ ऑफ मोर देन 80 किलोमीटर, हीट इज अवेलेबल नॉर्मली। अर्थ के इंटीरियर में अगर आप 80 किलोमीटर नीचे चले जाओ आपको नॉर्मल हीट मिल जाएगी। इन सर्टेन लोकेशंस एट अ डेप्थ ऑफ 300 टू 3000 मीटर, किलोमीटर नहीं है मीटर है, ठीक है। इन सर्टेन लोकेशन एट द डेप्थ ऑफ 300 टू 3000 मीटर हैव ऑल्सो प्रेजेंटेड द प्रेजेंस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, और ऐसी जगहों को हम लोग कहते हैं जियोथर्मल फील्ड। दुनिया का पहला जियोथर्मल पावर प्लांट जो है, जियोथर्मल पावर प्लांट, वो सेटअप करा गया था इटली में सीधा ईयर 1911 में, और उस प्लांट का नाम था लाडीरेलो जियोथर्मल पावर प्लांट। लाडीरेलो जियोथर्मल पावर प्लांट। आज भी ऑपरेट करता है ये, इसको जरा क्लोजर लुक से देखते हैं। ये यहां पर जो प्लांट बना हुआ है ये किसको यूटिलाइज कर रहा है? किसको यूटिलाइज कर रहा है? किसी चीज की प्रोसेसिंग हो रही है, क्या हो रही है? अर्थ की इंटरनल हीट को यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी क्लीन है क्या?
ये फॉर्म ऑफ एनर्जी क्लीन है? जियोथर्मल एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, क्या ये क्लीन है या पॉल्यूटेड है? क्लीन है, क्लीन भी और सस्टेनेबल भी है। खत्म हो जाएगी ये? जब तक पृथ्वी है तब तक तो नहीं होगी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट्स सेटअप वर्ल्ड वाइड। एक होता है, अलग अलग तरीके के होते हैं, अभी डिटेल में पढ़ा दूंगा मैं, एक एक करके देखो आएगा, ड्राई स्टीम पावर प्लांट वगैरह सारे पढ़ा दूंगा, पहले नाम जान लो। ड्राई स्टीम, ड्राई स्टीम पावर प्लांट। फिर एक होता है फ्लैश स्टीम पावर प्लांट, जियोथर्मली हीटेड वाटर, टेम्परेचर ओवर 350 फ़ारेनहाइट। फिर एक होता है बाइनरी साइकिल पावर प्लांट, जियोथर्मली हीटेड वाटर, टेम्परेचर अप टू 100 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो रेंजिंग फ्रॉम द शेलो ग्राउंड टू हॉट वाटर एंड हॉट रॉक्स फाउंड अ फ्यू माइल्स बीनीथ द अर्थ सरफेस। यानी कि हो सकता है आपको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े जब आप क्रस्ट से नीचे जा रहे हो। लाइक इस केस में आप देखो, वैसे कह रहा है कि अर्थ में हीट आपको 80 किलोमीटर में मिलना शुरू हो जाती है नीचे की तरफ, कहीं कहीं लोकेशंस पर 300 से 3000 मीटर में भी मिलना शुरू हो जाएगी आपको। तो वो कह रहा है रेंजिंग फ्रॉम शैलो ग्राउंड, जो कि ज्यादा डीप में नहीं है, टू हॉट वाटर एंड हॉट रॉक्स फाउंड अ फ्यू मील्स बीनीथ द अर्थ सरफेस एंड डाउन इवन डीपर टू द एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स ऑफ मोल्टन रॉक्स कॉल्ड मैग्मा। अलग अलग तरह के पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी के, जो कि फाउंड करे जाते हैं। हेमकुंड साहिब में, यहां पर ये ठंडी जगह है और यहां पर ये हॉट वाटर, ये एक बना हुआ है, कुंड बना हुआ है, यहीं पर खाना वगैरह बनने का काम चलता है, बर्तन धुलते हैं और गर्म गर्म पानी जो है वो अवेलेबल होता है, चाय वगैरह बनानी है तो वो अवेलेबल होता है, मतलब बहुत सारी चीजें जितने आप इमेजिन कर सको। अब इसको जो लोग हैं यहां के, वो कहते हैं जादुई प्रक्रिया, ईश्वर का आशीर्वाद या भगवान की मेहर। साइंटिफिक तरीके से बात करें, यस वो सारी बातें लोगों की ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन अगर साइंटिफिक तरीके से बात करी जाए तो यहां पर ये पानी गर्म क्यों है, ये जगह ठंडी है लेकिन ये पानी गर्म क्यों है? मणिकरण हॉट स्प्रिंग, ये है कुल्लू हिमाचल प्रदेश। कोई भी चीज़ ऐसे अगर आपको उबालनी है, गर्म करनी है, तो ये चीज़ ये पॉसिबल है यहाँ पर। हाँ, ये क्यों, मैं आपसे पूछ रहा था ये क्यों है यहाँ पर ऐसा अवेलेबल गर्म। जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। तो इनका किचन का जो भी राशन वाशन होता है, जो भी किचन क्लोथ्स हैं या जो बर्तन वगैरह, वो सारे ऐसे यहाँ पर ये लोग गर्म पानी में, आपको पता है चीज़ें ज़्यादा जल्दी साफ़ होती हैं, तो ये ऐसे यूटिलाइज इसको करते रहते हैं। कई लोग डुबकी वगैरह भी लगाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं ड्राई स्ट्रीम पावर प्लांट की। ड्राई ड्राई स्ट्रीम पावर प्लांट्स ये सबसे कॉमन तरीके के जियोथर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, सबसे कॉमन, अकाउंटिंग फॉर अबाउट हाफ ऑफ द इंस्टॉल्ड जियोथर्मल प्लांट्स। दुनिया भर में जितने भी जियोथर्मल प्लांट्स हैं, 50% से ज्यादा जो होते हैं वो ड्राई स्ट्रीम पावर प्लांट्स होते हैं। दे वर्क बाय पाइपिंग हॉट स्टीम फ्रॉम अंडरग्राउंड रिजर्वायर। कुछ नहीं करना है, मतलब आम भाषा के अंदर आपको मैं बताऊं, जमीन के अंदर पृथ्वी में एक छेद मारकर वहां से जो है गरम गरम भाप निकालनी है पाइप मारकर। तो दे वर्क बाय पाइपिंग हॉट स्टीम फ्रॉम अंडरग्राउंड रिजर्वायर डायरेक्टली इनटू द टर्बाइंस फ्रॉम जियोथर्मल रिजर्वायर्स।
विच पावर द जनरेटर टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। गरम गरम भाप निकालनी है, वो वाली भाप पाइपों से आएगी। पाइप किसके ऊपर, पाइपों से जो भाप निकलेगी वो किसके ऊपर पड़ेंगे, पंखों के ऊपर। पंखे घूमेंगे, पीछे जनरेटर चलेगा, बिजली बन जाएगी। अब यही वाला काम जब हवा में हो रहा था, यही वाला काम जब बिना भाप के हवा में हो रहा था, हवा की गति को यूटिलाइज करते हुए, तो वो ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या था, वो 100 फीट का, वहां पर भी तो पंखे ही घूम रहे थे और पीछे जनरेटर लगा हुआ था। क्या था वो विंडमिल होता है, वो विंडमिल हो जाता है। इतना समझ आया? तो ड्राई स्टीम वाले पहले पावर प्लांट्स में आपको दिखा दूं। ड्राई स्टीम पावर प्लांट, कुछ इस प्रकार से। वो कैसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, देखो कंट्री टू कंट्री, एरिया टू एरिया डिपेंड करता है उन्होंने क्या स्ट्रक्चर बना रखे हैं, कैसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है। ये होता है ड्राई स्टीम पावर प्लांट। दुनिया में सबसे ज्यादा पावर प्लांट कौन से हैं, यही वाले। ठीक है, तो करना क्या है, पृथ्वी के अंदर किसी भी जगह पर छेद करना है। ठीक है, इंजेक्शन वेल, इधर से घूमकर ये जो भाप है ये इधर आएगी प्रोडक्शन वेल में। जैसे ये भाप पाइपों के थ्रू इन पंखों पे पड़ेगी, ये पंखे घूमना स्टार्ट होंगे, ये पंखे घूमेंगे तो बिजली बनेगी। और उसके बाद मतलब ये बल्ब नहीं लगा होता, मतलब एक तरीका है बताने का कि हाँ जब तक बल्ब जल रहा है या आगे कोई भी चीज़ पावर लाइन कनेक्टेड है तो क्या सच में भाप निकल कर बिजली बना रही है, कोई चीज़ अंदर खराब तो नहीं होगी। तो देखने के लिए कभी कभार एक कोई चीज़ लगा देते हैं, लेकिन ये पुराने ज़माने की प्रक्रिया थी। अब तो बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत बड़े लेवल पर ये वाला काम करा जाता है। देखो लाइक दिस, इसकी कोई क्लियर इमेज दिखाता हूँ मैं आपको। मैं एक्चुअली चाह रहा था इसका कोई छोटा सा सेटअप आपको मैं दिखाऊँ। एक दिन मैंने फ़ोटो देखी थी इसकी कोई गूगल पे। ये बड़े बड़े सेटअप है ना क्योंकि ये इसको देख लो, ये फिर भी ठीक है। ये ओके, अंदर जनरेटर है, नीचे कोई वेंट जा रही है, पाइप जा रही है, वो लेकर भाप को निकाल रही है। ठीक है, कुछ चीज़ें वेंट आउट हो जा रही हैं, बाकी ये सारी यहाँ पर स्टोर हो रही है। ठीक है, अभी हम इनके रेसिड्यू वगैरह की भी बात करेंगे, डोंट वरी। वैसे तो आपको पता ही कि क्लीन फ्यूल है, सस्टेनेबल है। इसको अगर हम देखें इंडिया में कोई भारत का पहला जियो थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट इन लद्दाख। अच्छा, ये वाला इंडिया इज गोइंग टू गेट इट्स फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट्स इन लद्दाख। प्रोजेक्ट इन लद्दाख 7 फरवरी 2021 को an agreement for establishing the first geothermal power project was announced. It would help it tap the potential of natural geysers touching the Puga area, which happens to be 170 kilometer east of Leh. The project would be undertaken by Oil and Natural Gas Corporation. तो इसके क्या डिसाइड करा गया है, ONGC सबसे पहले तो 500 मीटर की ड्रिलिंग करेगी नीचे। ठीक है, टू टैप द स्टीम and hot sulfur water that spew out of the geysers. It would help in running the power plant with a capacity of 1 megawatt. Second phase में drilling would be bit deeper to explore the potential of thermal reservoir. Third phase में a commercial plant would be set up in this phase. The estimated power supply would be 250 megawatt. MOU साइन करा गया इसके लिए यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन एनर्जी सेंटर। ओके, ये इंडिया वाला है।
ही बता रहे हैं कि एक ही बता रही है। ओके, बस काफ़ी, इतना देखना। सबको समझ में आ गया कि ड्राई स्ट्रीम पावर प्लांट कैसे होता है, कैसे वर्क करता है? सिंपल है ना। कैसे वर्क करेगा बताना ज़रा कोई मुझे। मयूर कैसे वर्क करेगा? ये दो पाइपें मारने हैं हमें, ठीक है? एक किसके लिए? बताओ शैनी, कैसे वर्क करेगा? किसी भी जगह को पहले आइडेंटिफाई करो, ठीक है, सर्टेन डेप्थ तक। फिर वहां पर क्या करना है? बोलो भाई। सर्टेन डेप्थ तक वहां पर क्या करना है? पाइप पाइप बिछानी है, नीचे तक लेकर जाना है उसको। वो क्या करेगी पाइप? स्टीम यूज करेगी दूसरी पाइप से, वो स्टीम ऊपर आएगी, है ना? वो फिर जो अंदर की पाइप है वो पंखों पर पड़ेगी, टरबाइन पर पड़ेगी। वो पंखे घूमेंगे। पंखे वाला जो एक चेंबर होगा वो से किससे कनेक्टेड होगा? जनरेटर से। और जनरेटर फाइनली क्या प्रोड्यूस कर देगा? इलेक्ट्रिसिटी। श्रेया समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ये तो सबसे सिंपल होता है, ठीक है। फिर दूसरी हम यहां पर बात कर रहे थे, अगर आपको ये पता हो, ये फ्लैश स्टीम पावर प्लांट, जियोथर्मली हीटेड वाटर जिसका टेम्परेचर 350 फ़ारेनहाइट से ऊपर हो। ओवर ना, यस, 350 फ़ारेनहाइट से ऊपर हो। तो ये है हमारे सामने फ्लैश स्टीम पावर प्लांट। फ्लैश स्टीम पावर प्लांट जो है, दे टेक हाई प्रेशर हॉट वाटर फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ। यानी कि यहां पर जो ड्रिलिंग थी ड्राई स्ट्रीम पावर प्लांट के अंदर, जो पाइपों की ड्रिलिंग थी, वो कैसे लैंड पर थी? कहां तक करी गई? शैलो डेप्थ तक। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म शैलो डेप्थ? ज्यादा गहराई में नहीं, ठीक है। और जब हम ज्यादा गहराई से अगर कोई भी पाइपलाइन बिछाएंगे, तो आप ही मुझे बताओ, हम अर्थ में ज्यादा गर्मी वाले जोन में पहुंच रहे हैं या फिर कम गर्मी वाले जोन में पहुंच रहे हैं? ज्यादा गर्मी वाले जोन में पहुंच रहे हैं, तो वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। तो ये जो रीजन होता है, ये होता है हाई प्रेशर हॉट वाटर वाला रीजन, जोन। तो फ्लैश स्टीम पावर प्लांट टेक हाई प्रेशर हॉट वाटर फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ and convert it to steam to drive generator turbines. सेम प्रक्रिया वही है, बस करा क्या, यहां पर हम डेप्थ में ज्यादा गहराई में चले गए, और जब वो वहां से इस भाप निकल रही है ना, वो बहुत तेज गति से निकल रही है, हाई प्रेशर हॉट वाटर निकल रहा है वहां से। when the steam cools it condenses to water। जब वो ठंडी हो जाएगी तो उसका कंडेंसेशन होगा और वो पानी बन जाएगी, एंड इज इंजेक्टेड बैक इनटू द ग्राउंड टू बी यूज्ड अगेन। तो यहां पर एक बार बताओ, वाटर की वेस्टेज भी हो रही है क्या? नहीं हो रही। वापस हम उसको इंजेक्ट कर रहे हैं। हमें सिर्फ किससे मतलब है यहां पर? हमें पानी चाहिए किस प्रक्रिया में? हमें भाप चाहिए किस प्रक्रिया में? हमें मतलब किससे है? फायदा क्या देख रहे हैं हम अपना? बिजली बनानी है, बिजली बनानी है बस। और वो भाप बस पंखों पे पड़ के बिजली बना जाए, कंडेंसेशन करके पानी जितना बच गया वापस भेज देंगे। क्यों? वापस जब भेज देंगे, अगर उसको दोबारा से वो यूटिलाइज करने के काम आ जाएगा, है ना? और हमें डर भी है कि दुनिया में अगर ये वाले प्रोजेक्ट्स अगर बहुत सारे अगर चल पड़े, तो फिर अर्थ की इंटरनल हीट कैपेसिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन पानी के साथ साथ भाप बना पाएगा कि फिर नहीं बना पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आप भी एक चीज जानते हो बहुत अच्छे से, अभी तक तो चैप्टर में इतना तो आप जान गए हो, जिस चीज को हम रेन्यूएबल कहते हैं ना, साइंस में, ज्योग्राफी में, जियोलॉजी में, इंसान, उसका भी एक रिजुविनेशन रेट होता है। इंसान अगर उसको हद से ज्यादा यूटिलाइज कर ले, तो डिमांड सप्लाई के बीच में पक्का एक मिसमैच आ जाएगा। क्यों शाइनी, होगा ऐसा कि नहीं होगा?
कुदरत भी जो चीज बार बार दे सकती है उसको भी तो टाइम चाहिए ना, वरना वो चीज खत्म है फिर हमेशा के लिए क्यों? तो when the steam cools it condenses to water and is injected back into the ground to be used again. ज्यादातर जो जियोथर्मल पावर प्लांट्स हैं ये फ्लैश स्टीम पावर प्लांट्स होते हैं। लेकिन ये बड़े वाले पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है। ज्यादातर जो दुनिया में सेटअप करे गए हैं, पैसा भी तो फिर बहुत चाहिए ना इसके लिए। जैसे ये बता रहा था मोर देन 50% ये है, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि मोर देन, अगर आप उस फैक्ट को ले लो ड्राई स्ट्रीम वाले को और इसको कंबाइन कर दो, तो इसके अलावा मोर देन 50% के अलावा जितने भी हैं ज़्यादातर जियोथर्मल पावर प्लांट्स हैं वो फ्लैश स्टीम है, यानी कि वो डेप्थ में जाकर काफ़ी गहराई में जाकर ड्रिलिंग करते हैं। फिर एक था बाइनरी साइकिल पावर प्लांट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ज़्यादा वो नहीं है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है। जैसे फ्लैश स्टीम में क्या था, जियोथर्मली हीटेड वाटर निकाल रहे थे हम जिसका टेम्परेचर 300 फ़ारेनहाइट से ऊपर था, ठीक है, 350 फ़ारेनहाइट से ऊपर था। तो 350 फ़ारेनहाइट कितना हो गया, 350 फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस 176.6 डिग्री सेल्सियस। देखो मुझे फ़ारेनहाइट वगैरह लिखना पसंद नहीं है, मैं हमेशा सेल्सियस वाली बात ही करता हूँ बचपन से, क्योंकि वही सुना है वही रट्टा मारा है तो वही सही लगता है। आप भी चाहो तो अपनी बुक के अंदर कन्वर्ट करके लिख लिया करो। इसमें जितनी भी बातें हैं जहाँ पर फ़ारेनहाइट इसने बोल रखा था ना, मैंने अपनी बुक के अंदर उसको सेल्सियस के अंदर ही कन्वर्ट कर रखा है, मुझे वही समझ में आता है, वही वैल्यूज़ मुझे याद रहती हैं, ठीक है। बाइनरी साइकिल पावर प्लांट, इसके अंदर जियोथर्मली हीटेड वाटर है, टेम्परेचर अप टू 100 फ़ारेनहाइट 37.7 डिग्री सेल्सियस। इसको 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब पानी उतना गर्म तो नहीं है, क्योंकि अब आप सेल्सियस ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे होगे। 38 3-4 गुना ज़्यादा था वो गर्माहट उसकी जब हम फ्लैश स्टीम पावर प्लांट को यूज़ कर रहे थे। बाइनरी साइकिल पावर प्लांट, बाइनरी साइकिल पावर प्लांट जो है, बाइनरी साइकिल जियोथर्मल पावर जनरेशन प्लांट्स जो हैं, दे डिफर फ्रॉम ड्राई स्ट्रीम एंड फ्लैश स्टीम सिस्टम in that the water or steam from the geothermal reservoir never comes in contact with turbine or generator units. यहां पर क्या होता है, जो वाटर है या भाप है, दोनों चीजें, पानी या भाप, ठीक है। पहले मुझे ये बताओ, ड्राई स्टीम के अंदर फ्लैश स्टीम के अंदर दोनों की दोनों चीजें जो हम यूज कर रहे थे, पानी या फिर भाप, भाप जैसा भी जो बन रहा था, क्या उनको पंखों पे मार रहे थे? पंखों के साथ में वो कांटेक्ट में आ रहे थे ऊपर निकलने के बाद, जब वो ऊपर खींचे चले आते थे? हाँ बिल्कुल। लेकिन यहां पर क्या है, बाइनरी साइकिल जियोथर्मल पावर जनरेशन प्लांट्स differ from dry stream and flash steam systems in that the water or the steam from geothermal reservoir never comes in contact with turbine or generator units. A binary vapor cycle is defined in thermodynamics as power cycle that is a combination of two cycles. एक तो रीजन ही पहले हमने ऐसे आइडेंटिफाई करना है जो कि हाई टेम्परेचर रीजन हो उस भाप को निकालने के लिए, एंड अदर इन अ लो टेम्परेचर रीजन, ठीक है। अभी हम इसको और देखते हैं जरा, पहले इसको निकालते हैं। पहले आप इसको समझो जरा, जियोथर्मल पावर एनर्जी जनरेशन नॉर्मल तरीके से, पहले पहले आप तीन कैटेगरी को छोड़ दो, पहले आप इसको जानो। मैंने आपको शुरू में ही सारी बातें बता दी हैं, नीचे हॉट मैग्मा, हॉट रॉक, हॉट वाटर, राइजिंग सेल्स ऑफ कन्वेक्शन करंट्स वगैरह, ठीक है।
देखो ये जो है यहां से जाकर ये पाइपें निकलेंगी, इंजेक्शन वेल, ठीक है। उसके बाद ये जो है हॉट वाटर जहां पर भी है, जिस लेयर में हम वहां तक पहुंच गए, ये है प्रोडक्शन वेल। यहां से जो भाप है वो ऊपर जा रही है। एक मतलब देखो, तीन कैटेगरी को अगर आप छोड़ दो नीचे, ड्राई स्ट्रीम, फ्लैश स्ट्रीम और बाइनरी साइकिल को, तो नॉर्मल एक कोई भी जो जियोथर्मल पावर एनर्जी जनरेशन प्लांट है वो ऐसे ही वर्क करेगा। भाप गई, ऊपर लगा हुआ है इस चेंबर में पंखा, पंखा घूमा, जनरेटर से कनेक्टेड है और ये बिजली बन रही है इससे, बस सिंपल, ठीक है। ये आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। उस भाप को हमने करना क्या है, ये पानी जो कह रहा था ना, क्या कह रहा था, स्टीम का कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा और वो बन जाएगा वाटर। हवा में, हवा में जो नमी होती है, जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जब ये ऊपर तक जाता है, बादलों में भर जाता है, इसका भी शाइनी यही होता है ना, कंडेंसेशन होता है ना, ज्योग्राफी में यही पढ़ते हैं ना, तभी बारिश होती है जब एक बादल भर जाता है पूरा, राइट। अब ये भाप अंदर बन गया पानी। अब ज्यादा भाप है तो उसको वैसे ही निकाल दो, कोई बात नहीं, कुदरती रूप में आने दो, कोई टेंशन नहीं है, बारिश बन के दोबारा टपक जाएगा, वो ग्राउंड वाटर उससे फिलफिल हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने फ्लैश स्टीम में देखा था, आपको याद हो, जस्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया, यहां पर हम फ्लैश स्टीम के अंदर ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं बाहर भाप को छोड़ने का। हम उसको अच्छे बच्चे की तरह क्या करते हैं, when the steam cools it condenses to water and is injected back into the ground to be used again। तो यहां पर जो स्टीम है ये कूल डाउन हो गई, पानी सारा जमा हो गया, उस पानी को हमने इस कूलिंग टावर्स के थ्रू दोबारा जो है इंजेक्शन वेल में यहां पर भेज दिया। इसलिए मैं आपसे कह रहा था दो पाइपें लगाते हैं हम, एक हॉट वाटर से भाप को खींचने के लिए। भाप ऑब्वियस ही बात है, भाप कैसे, कोई ऑटोमेटिकली पानी और भाप अलग अलग थोड़ी ना आते हैं, पानी आ रहा है एक प्रकार का, ठीक है। अगर वो ठंडा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जिसके अंदर डेंसिटी ज्यादा होगी, वजन ज्यादा होगा, तो वो नीचे बैठेगा, जब नीचे बैठेगा, भाप जब भी नीचे बैठती है तो वो बन जाता है पानी। आप ना अभी आपने अगर कोई वॉच पहन रखी है या फिर जो मोबाइल की स्क्रीन है, अभी तो मुझे नहीं पता कि आप गर्मी वाले उसमें इलाके में बैठे हो, कौन से कमरे में बैठे हो, आप ये शाम को 7-8 बजे ना बालकनी में जाके करना, बार बार ना अपने मुंह की भाप को अपने घड़ी की स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन में मारते रहना, मारते रहना, मारते रहना, मारते रहना, बूंदे आ जाएंगी इसके ऊपर। एक टाइम ऐसा होगा वो पानी बन जाएंगी और नीचे ऐसे फोन को वर्टिकली करोगे ना, वो स्लांट कर जाएंगे नीचे। ये क्या करा आपने, स्टीम जो कि लाइट थी उसके ऊपर आप एयर मॉलिक्यूल्स पे एयर मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स पे एयर मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स पे एयर मॉलिक्यूल्स, जिनके अंदर नमी भी थी, अब वो पटकते रहे, पटकते रहे, पटकते रहे, वो भाप भाप न रहकर वजनदार बना दिया आपने उसको, और वो पानी की बूंदें बन जाती हैं और वो टपकने लग जाएगा। करके देखना ये अपने मोबाइल के साथ या फिर घड़ी के साथ, कोई भी जो कांच वाली चीज हो आपके पास। अभी मत करने बैठ जाना, पहले क्लास कर लो। तो हम यहां पर क्या करते हैं, सेम प्रक्रिया पूरी की पूरी। ड्राई स्ट्रीम पावर प्लांट में आपने देखा, एक तो बस इसके अंदर यही वाली बात आती है, गहराई ज्यादा नहीं। फ्लैश स्ट्रीम के अंदर यस गहराई ज्यादा है, बाकी हम एक इसका बहुत अच्छा सा यूज कर रहे हैं, फ्लैश टैंक के सेपरेटर का, जिसमें हम जो पानी अगर जमा हो रहा है दोबारा से उसको नीचे भेजना है हमने। अब ये जो फ्लैश टैंक जो सेपरेटर लिखा हुआ है कुछ भी नहीं है, बकवास बात है, कूलिंग टावर्स कहा करो आप इसको, कूलिंग टावर्स में ऐसा करके दोबारा चला जाएगा। बाइनरी साइकिल के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम वही चीजें हैं, लोड है, लोड है, जनरेटर, तीनों में जनरेटर, टरबाइन सब में है, ड्राई कूलर, ठीक है। यहां पर नॉर्मल कूलर नहीं है, ड्राई कूलर है। इसलिए वो कह रहा था कि जो है पंखों पर इसका डायरेक्ट जो है वो ये नहीं पड़ता है भाप वगैरह। और यहां पर क्या है, देर इज हीट एक्सचेंजर विद वर्किंग फ्लूइड्स, ठीक है। प्रोडक्शन वेल, इंजेक्शन वेल सेम है।
जिसका कोई अच्छा सा एक डायग्राम देखा था मैंने। यहाँ पर बस सिस्टम ऐसा होता है कि बीच में बस आपका ये एक हीट एक्सचेंजर लगा होता है विच इज वर्किंग विद द फ्लूइड, ठीक है। उसके बाद जो है ना, जितना स्पीड से, गति से आपको इसको टरबाइन को घुमाना है वो वैसे घूमता है। इसको मैं आम भाषा के अंदर अगर आपको समझाऊं, इसमें थोड़ी सी आपको ये दिक्कत तो लगी रही होगी। इसके बारे में अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो वो चीज ये होगी डैट आपने यहाँ पर ये जो हीट एक्सचेंजर लगा रखा है ना, इसकी मदद से एक काम हो सकता है। इसकी मदद से एक काम ये हो सकता है, देखो, पंखों को घुमाने के लिए ये हो सकता है कि देखो आप ज्यादा गर्म भाप ना मारो उसके ऊपर, उसको घुमाने के लिए बहुत ज्यादा गर्म भाप ना मारो आप पंखों को घुमाने के लिए। उसके बाद आपको यहां पर क्या है कि हो सकता है कि हीट जो है आपको वो थोड़ी सी ट्रांसफर करनी पड़े, ड्राई कूलर में भेजनी पड़े, ताकि उसकी जो गर्माहट है वो कम हो जाए। जितनी गर्माहट की आवश्यकता है वो उतनी कम हो जाए, क्योंकि ये भी मैकेनिज्म वर्क करता है। अब ये थोड़ी ना कि आप उसके ऊपर मैग्मा या लावा मारने लगोगे, पता चला। उसकी भी एक रेंज होती है कि भाई भाप को भी कब उसके ऊपर मारना है। अदरवाइज, क्योंकि भाप भी अगर बहुत ज्यादा है तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, वो डेंसिटी ज्यादा ले लेगा और वो पानी बन जाएगा। पानी थोड़ी ना मारना है हमें उसके ऊपर। तो ये बस ये यहाँ पर नीचे बाइनरी सिस्टम के अंदर एक हीट एक्सचेंजर लगा होता है, ठीक है, एक हीट एक्सचेंजर लगा होता है। ओके, तो यहां पर बस हीट एक्सचेंजर एक होता है, इसके अंदर कुछ फ्लूइड्स होती हैं जो कि टेम्परेचर को इस प्रकार से अनुकूल कर देती है कि जब वो टरबाइन के ऊपर जब वो पड़ेगा। देखो, एक बात याद रखना, पंखे हमें हर हालत में घुमाने ही हैं, तीनों केसेस में पंखे हमें घुमाने ही हैं। यहां पर बस अगर आप एक चीज को देखो ना, यहां पर भाप डायरेक्टली पंखों के ऊपर नहीं जा रही है, वरना ये सीधी पाइप जाती और पंखों के ऊपर पड़ती। हमें यहां पर हीट एक्सचेंजर की आवश्यकता है। अब दिक्कत यहां पर यह होती है कि ऐसा क्यों करा जाता है, जब ज्यादा नीचे खोदा गया था तो गर्म भाप बहुत ज्यादा निकल रही थी। यहां पर क्या है कि ये सेल्सियस डिग्री का फर्क पड़ जाता है। ये देखो, ये 38 डिग्री सेल्सियस का यहां पर जो है भाप निकल रही है, और वो क्या है, वो 176 डिग्री सेल्सियस की निकल रही थी, ऑलरेडी गर्म थी। अब यहां पर कभी कभार ये होता है कि जब तक हम इसे ऊपर खींच रहे तो हो सकता है इतनी गर्माहट में रहे ना, इसलिए हमें हीट एक्सचेंजर की जरूरत पड़ती है कि इसका तापमान थोड़ा सा और बढ़ाने के बाद या इतना ही अनुकूल रखने के बाद, कम ज्यादा, वो देखो, मैं आपको एक डायरेक्ट चीज बोलता हूं, हम कुछ भी पढ़ लें, हम कुछ भी कर लें, वो प्राइवेट कंपनीज या फिर जो जैसे अभी ओएनजीसी आपने देखा लद्दाख में, वो ज्यादा बेटर जान पाएगी। अब इसका लॉजिक समझो। लद्दाख कैसा इलाका है, लद्दाख का एग्जांपल पकड़ के समझा देता हूं मैं आपको, ठीक है। ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है। अब जैसे क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि जैसे यार अब मेरे को पता है, अब मैं लेकिन वर्ड्स क्या उसके लिए प्रिसाइज यूज करूं आपको समझाने के लिए, वो भी बहुत मैटर करता है। तो चलो मैं कोशिश करता हूं, आप मुझे बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। लद्दाख है, लद्दाख कैसा इलाका है, ठंडा है कि गर्म है? ठंडा है। वो ऊंचाइयों पर भी ज्यादा है, तो वहां पर हम ड्रिलिंग ऐसा तो नहीं है कि बहुत गहराई में कर सकेंगे। वहां पर कौन सा प्लांट स्टैब्लिश होगा, अगर होगा तो बताओ, ड्राई स्ट्रीम, फ्लैश स्ट्रीम या बाइनरी साइकिल? वैसे तो अभी उधर बात ड्राई स्ट्रीम की चल रही थी, है ना। अब देखो वहां पर क्या है, अगर हम बाइनरी साइकिल पावर प्लांट बनाते हैं, और ये पक्का लगाना ही पड़ेगा उसके साथ, ये जो हीट एक्सचेंजर था ना, कहां गया ये जो हीट एक्सचेंजर था ना, इसका कोई क्लियर डायग्राम भी तो नहीं मिल रहा है यहाँ पर जो लिखा हो। ये देख लो, ये जो हीट एक्सचेंजर था ये हमें लगाना पड़ेगा। हो सकता है भाप अगर हम वहां तक ऊपर निकालें तो कैसे ना कैसे करके जब तक वो पंखों पे पड़ेगी तो वो ठंडी ना होने लग जाए। उसके लिए हमें हीट एक्सचेंजर चाहिए। हमें डायरेक्टली बस पंखों पे हवा पड़ने नहीं, ये पंखों पे भाप नहीं पड़ने देनी, बस इतनी सी बात। ओके, तो बाइनरी वेपर साइकिल जो है, इट इज डिफाइंड इन थर्मोडायनेमिक्स एज अ पावर साइकिल दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू साइकिल्स इन अ हाई टेम्परेचर रीजन एंड अदर इन अ लो टेम्परेचर रीजन। अब देखो, हाई टेम्परेचर रीजन है, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं चाहिए। लो टेम्परेचर रीजन जैसे लद्दाख था अभी जैसे, ठीक है, वहां पर हमें उसके अंदर जो भाप है उसका टेम्परेचर एक अनुकूल रखना है, तब जाकर वो पंखों पे पड़े। ये कंपनीज अंडर पीपीपी मॉडल या प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर ये ज्यादा अच्छे से जान सकता है कि उसको किस गति पर जो है वो पंखों के ऊपर हवा, जो भाप है वो पड़वानी है। जस्ट लाइक
आपका विंडमिल लगाने का कोई फायदा भी नहीं है। कल आपने एक बहुत यूनिक चीज जानी। क्या जानी? हवा एक गति से बहेगी, उस एरिया में ही विंडमिल लगाने का फायदा है, क्योंकि शाइनी हमें तूफान भी नहीं चाहिए। आप कल को ये कहने लगो शाइनी कि चलो अमेरिका में लगा देते हैं, वहां टोर्नेडो आता है ना, वो तो घर के घर उड़ा कर ले जाता है। विंड मिल के ऊपर जब वो पड़ेगा उसकी हवाएं, तो एक दिन के अंदर वो पूरे साल की बिजली बना डालेगा। ऐसा भी नहीं चाहिए कि पंखे उड़कर गर्दन काट दे किसी की, पता चला है ना, वही उखड़ गए, रोटर ही उखड़ गया। हमें एक हवा का तापमान भी अनुकूल चाहिए, इसलिए यहां पर भी हमें एक भाप जो है वो एक अनुकूल मात्रा में चाहिए। उसकी स्पीड वेरिएशन, उसका टेम्परेचर वेरिएशन जो है वो नहीं होने देना है, बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं होने देना है। क्लियर हुआ अभी आपको? बताओ हाँ या ना। तो बाइनरी साइकिल जो सिस्टम है वो दूसरे उससे अलग कैसे है? सिर्फ हम यहां पर क्या लगा रहे हैं? हीट एक्सचेंजर फ्लूइड्स के साथ वर्क करेगा भाप के तापमान को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद जाकर एक अलग वेंट लगाकर जब हीट एक्सचेंजर से वो भाप निकल निकल कर जाएगी, उसके बाद जाकर वो पंखों पर पड़ेगी। बाकी सारे पावर प्लांट्स में चाहे वो ड्राई स्ट्रीम हो चाहे वो फ्लैश स्ट्रीम हो, हमें उसके ऊपर क्या करना है? उसके ऊपर हमें डायरेक्टली जैसे ही अर्थ के अंदर से भाप निकल रही है डायरेक्टली पंखों पर मार देना। यहां पर दो चेंजर बनेंगे, इसलिए सॉरी दो चेंबर्स बनेंगे, इसलिए यहां पर इसको बाइनरी साइकिल कहा जा रहा है। पहले निकालो भाप, उसके बाद उस भाप का नेचर चेंज करो, फिर जाकर जो है आप उसको मारो टरबाइन पर। ठीक है? और यहां पर हमें करना क्या होता है? बार बार ये साइकिल घूमती रहती है। जैसे अंदर से जो भाप निकल रही है, ये देखो यहां पर आई, हीट एक्सचेंजर है, फ्लूइड के साथ वर्क कर रहा है। एरोज देखो कहां जा रहे हैं, यहां गया टरबाइन के अंदर गया, ड्राई कूलर, फिर नीचे जा रहा है। फिर थोड़ा सा तापमान जो चेंज हो रहा था यहां पर गया ऊपर, फिर पंखे घुमा रहा है, फिर पंखे घुमा रहा है, और नीचे से लगातार ये जो भाप है ये निकलती चली आ रही है। बाकी केसेस में भाप निकल रही है डायरेक्ट पंखों पर, भाप निकल रही है डायरेक्ट पंखों पर। समझ में आया? बाइनरी समझ में आया? पहले मुझे ये बताओ, या मैं फिर से समझाऊं? बाकी तो चलो आसान है। बाइनरी समझ में आया आप लोगों को? आ गया ना शनि? ठीक है, समझ में नहीं आया? अच्छा ये कह रहे हो। देखो इसके अंदर शनि हमें करना क्या है, ये वाले डायग्राम को देखो। शनि यहां पर हमें ना इधर पहले हमें निकालनी है भाप, जैसे कि बाकी सारी एक्टिविटीज में निकल रही है। ये है प्रोडक्शन वेल, जहाँ से गरम गरम भाप निकलेगी। ठीक है? बाकी सारी केस में श्रेणी हम क्या कर रहे थे, ये भाप निकली डायरेक्टली पंखों पर जाकर स्ट्राइक करती है, भाप निकली डायरेक्टली पंखों पर जाकर स्ट्राइक करती है। यहाँ पंखा हमें थोड़ा सा दूर रखना है, इसलिए दूर रखना है, यहाँ पर हमें भाप की जितनी गर्मी चाहिए थी ना, इस डेप्थ पर खुदाई हुई है, उससे हो सकता है पंखे ना घूम रहे हो, या जैसा भी उस कंपनी को निकालने वाले को लग रहा हो कि इसके अंदर हमें हीट की जो मात्रा है या भाप के अंदर जो गर्मी है उसको चेंज करने की आवश्यकता है। हमने यहाँ पर एक डिवाइस लगा दिया शाइनी, हीट एक्सचेंजर। इसके अंदर कुछ फ्लूइड्स भी होते हैं जो कि इस भाप के तापमान को रेगुलेट करेंगे। इतना समझ में आया? पहले बताओ, स्टेप 1 समझ में आया शाइनी? ठीक है? जैसे ही भाप पहले जाएगी ना, ये पंखों पर नहीं पड़ रही, डायरेक्टली इस हीट एक्सचेंजर डिवाइस के अंदर जाएगी। ये गई, यहां पर कुछ तिगड़म हुआ, कुछ खेल हुआ, उसके बाद जाकर जितनी गर्मी इसको चाहिए थी, अब ये उतनी गर्मी लेकर जा रही है पंखों पर जाके पड़ रही है। उसके बाद जो पंखे है ना, उसके सामने जनरेटर नहीं है, जनरेटर ऊपर है, ये तीसरी लेयर है। दिस इज फर्स्ट लेयर, दिस इज सेकेंड लेयर, दिस इज थर्ड लेयर। यहां पर बार 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 हमें टरबाइन को दो चीजों से कनेक्ट करना है। इसका जो जब ये भाप नीचे हीट एक्सचेंजर से जब ये ऊपर जा रही थी, पंखों पर पड़ी, पंखों पर पढ़ते 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 ये अपनी वीकनेस जो एनर्जी है वो खो देगी कि नहीं खो देगी? ये अपनी एनर्जी खो देगी, है ना? इसने एनर्जी खो दिया, हमने इसको पूरा ठंडा करने के लिए भेज दिया। दोबारा तू जाके ठंडा हो जा तू ठंडी हो जा। वहां पर यहां पर दोबारा गए, नीचे से फ्रेश भाप आई रही है, फिर हीट एक्सचेंजर के अंदर उसको दोबारा गर्म करा जितनी गर्मी चाहिए, फिर दोबारा ऊपर पंखों पर भेजा। तो टरबाइन ड्राइकुलर, टरबाइन ड्राइकुलर, टरबाइन ड्राइकुलर। आप बोलोगे फिर ये बिजली जा कर रही है, बिजली जा रही है इस फेज में, थर्ड फेज में जनरेटर, और जनरेटर यहां पर लोड से कनेक्ट है। बाकी सारे केस में क्या हो रहा था? ओनली फर्स्ट स्टेज, ओनली सेकंड स्टेज। यहां पर ही बेसिकली क्या है, पंखा था, पंखा इसी के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन यहां पर सेकंड स्टेज जो है ना, सेकंड स्टेज एक्चुअली मुझे यहां लिखना चाहिए था, हीट एक्सचेंजर है यहां पर। यहां पर खुदाई ही इतनी डेप्थ में हुई है कि जितना पंखों को घुमाने के लिए भाप
का तापमान चाहिए या भाप का जिस जिस प्रकार का नेचर चाहिए वो अवेलेबल है। यहां सेटअप ही प्लांट ऐसे एरिया में हुआ है, ऐसे रीजन में हुआ है, उन कंडीशंस में हुआ है कि वो प्रॉपर तरीके से स्टीम यहां पर काम नहीं कर पा रही, तो हमने एक एक आर्टिफिशियल सिस्टम लगा दिया हीट एक्सचेंजर का। बस ये डिफरेंस है। बाकियों में नीचे से ही भाप जैसे आ रही है डायरेक्टली पड़ रही है, नीचे से ही जैसे आ रही है डायरेक्टली पड़ रही है, डायरेक्टली पंखों पर, डायरेक्टली पंखों पर। यहां पर इनडायरेक्टली पंखों पर। पहले हीट एक्सचेंजर के अंदर जाओगे, उसके बाद चेंज करो भाप के तापमान को, उसकी गति को, उसकी सारी चीजों को, फिर टरबाइन पर भेजो, फिर ठंडी करके लाओ, दोबारा मोड़ कर लाओ उसको, नीचे से आई रही है, ठीक है, फिर दोबारा उसको भेजो। ठंडी करके जब हम इसको लेकर आए ना, देखो जब इसको हम ठंडी करके लेकर आए ना, ये यहां पर एक्चुअली आपने इतना तो जान ही लिया, ये यहां पर बन जा रहा है पक्का वाटर कंडेंसेशन होकर। जैसे ही नीचे गया, इधर गया, हमने इसको दोबारा नीचे भेज दिया, जा तू नीचे जा, नीचे गया, दूसरी साइड से आई रही है। मतलब जैसे हमने ना फालतू में यूज करने में नहीं लगे हुए हैं। जैसे इसका तापमान बदला, हमने ड्राई कूलर के अंदर उसको भेज दिया, कंडेंसेशन हुआ, नीचे दोबारा भेज दिया। बात यहां पर यही है, सिर्फ एक ही मैकेनिज्म यहां पर ये काम कर रहा है, और वो है हीट एक्सचेंजर एक्स्ट्रा। अब समझ में आया शैनी? वो सेटअप ऐसी जगह पर हुआ है कि भाप ना सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है बेसिकली यहां पर, तो हमें एक आर्टिफिशियल डिवाइस लगाना पड़ गया मजबूरी में, ना चाहते हुए भी। सोच कर नहीं गया था कोई, अरे नहीं नहीं मैं तो बाइनरी वाला ही बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया अब? हाँ, वो डिपेंड करता है। देखो यार, आपको क्या पता श्रेया, जैसे पेट्रोल वगैरह जैसे निकालते होगे तो बहुत सारी जगह क्या हमेशा इजीली निकल जाता है पेट्रोल, बहुत सारी जगह फिर अंदर इंटरनल मॉडिफिकेशन भी तो करनी पड़ जाती है बहुत बार। क्रूड ऑयल पेट्रोल वगैरह निकालते होगे, बहुत बार ऐसा होता है ना, ऑन द स्पॉट आपको सिचुएशन डिसाइड करके फिर एक्शन लेना पड़ता होगा कि किस रास्ते से निकालें। कभी कभार जितना टारगेट होता होगा उतना भी नहीं निकलता होगा, बहुत बार कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है कंपनी की साइड से, या जो भी चीजें ड्रिलिंग जैसे करी गई है ना, उसके हिसाब से फिर दूसरी तरीके से वेंट आउट करके निकालते हो उसको, राइट? उसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। एक तो इसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत हाई है और ग्लोबल अवेलेबिलिटी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, लो एमिशन ऑफ सल्फर, CO2 एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस, इंडिजीनियस एंड डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर एंड सीजनल चेंजेस। आप खुद सोच के देखो, ग्रीन हाउस गैसेस को निकल रही हैं बहुत कम मात्रा में। बस इतना याद रखना, अर्थ के अंदर जब भी ड्रिलिंग होती है, एक चीज ना चाहते हुए भी निकल आती है कभी कभार, एक चीज बहुत हल्की मात्रा में निकले, चाहे बिल्कुल इतू सी निकले या ज्यादा निकले, लेकिन निकलती जरूर है। बताओ श्रेया, वो क्या होता है? अर्थ के अंदर जैसे ही छेद करा, एक चीज तो पक्का निकलेगी, जिसको अभी तक अर्थ ने सिकोड़ कर रखा होता है, सीक्वेस्टर करके रखा होता है। क्या है वो चीज? CO2। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ड्रिलिंग प्रोसेस में कभी कभार, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा मैं, मतलब मैं जनरली बता रहा हूं, बहुत बार ऐसा भी होता है ना श्रेया, मोर देन 50% एक्टिविटीज में ड्रिलिंग में मीथेन भी निकलता है, CH4। मतलब कार्बोनेटेड इतनी चीजें होती है जिसको अर्थ ने सिक्वेस्टर कर रखा होता है, वो निकलता है, चाहे वो हाइड्रोकार्बन हो, चाहे फिर वो कार्बोनेटेड कोई भी चीज हो, होता है। ध्यान से ना करा जाए अगर तो वो चीज है। ठीक है, तो देख लो यहां पर क्या लिखा हुआ है, नो नहीं लिखा हुआ है, नो नहीं लिखा हुआ है, लो लिखा हुआ है, लो एमिशन ऑफ सल्फर, CO2 एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस। दिस इज इंडिजीनियस, हर एक देश अपने देश में मतलब ये निकाल सकता है, और इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर एंड सीजनल चेंजेस। तो अकॉर्डिंग टू इंडिया एनर्जी पोर्टल, इंडिया हैज अ जियोथर्मल पोटेंशियल ऑफ 10,000 मेगावाट, यानी कि 10 गीगावाट। द तत्तापानी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है जियोथर्मल फील्ड, तत्तापानी जियोथर्मल फील्ड इज द मोस्ट प्रोमिसिंग जियोथर्मल रिसोर्स इन सेंट्रल इंडिया। तो देखते हैं हम इसको, हिमाचल प्रदेश के अंदर तत्तापानी, ये ठीक है, इट इज द मोस्ट प्रोमिसिंग जियोथर्मल रिसोर्स इन सेंट्रल इंडिया। द प्रोमिसिंग जियोथर्मल साइट्स फॉर डायरेक्ट हीट यूज एप्लीकेशंस आर, डायरेक्ट हीट साइट देख रहे हो शाइनी, अब समझ में आ रहा है? जहां पर डायरेक्ट हीट वो चीज है, तो बाइनरी प्लांट वगैरह यूज करने की हमें फिर कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है,
राजगीर बिहार में, मणिकरण अगेन हिमाचल प्रदेश, सूरजकुंड झारखंड। सूरजकुंड का मेला भी लगता है अगर आपको पता हो तो, है ना। उसके बाद तपोवन उत्तराखंड के अंदर, फिर सोहाना रीजन हरियाणा में। वैसे सोहाना नहीं, सोहाना कहते हैं इसको। राजगीर बिहार में। जियोथर्मल फील्ड। इसको ऐसा लिख देते हैं, चलो। ये है राजगीर का हॉट स्प्रिंग, ठीक है, बिहार में। उसके बाद आपका मणिकरण, ये आपका मणिकरण नियर कसोल गुरुद्वारा। एंड सूरजकुंड झारखंड के अंदर। सूरजकुंड, ठीक है। उसके बाद तपोवन उत्तराखंड। तपोवन उत्तराखंड जोशीमठ, ठीक है, नियर जोशीमठ। उसके बाद सोहना हरियाणा। ये, ठीक है। मोर देन 300 sites of geothermal energy sources are identified in India, and there are 7 geothermal provinces in India जहाँ से अच्छी खासी जियोथर्मल एनर्जी एक्सट्रैक्ट करी जा सकती है। हिमालयन रीजन में इन पूगा एंड चुमाथंग, सहारा वैली, कैम्बे बेसिन, सोन नर्मदा तापी, सोनाटा कहते हैं हम इसको, सोन रिवर नर्मदा एंड तापी सोनाटा। उसके बाद लाइनमेंट बेल्ट, वेस्ट कोस्ट, गोदावरी बेसिन एंड महानदी बेसिन। मतलब ये सोन नर्मदा तापी की बेल्ट को ही बोला जा रहा है, ठीक है, सोनाटा बेल्ट है, ठीक है। वेस्ट कोस्ट, गोदावरी बेसिन और महानदी बेसिन, ये 7 जियोथर्मल प्रोविंसेस हैं भारत के, ठीक है। एक आपका हिमालयन रीजन, दूसरा सहारा वैली, तीसरा कैम्बे बेसिन, चौथा सोन नर्मदा ताप्ती बेल्ट, लाइनमेंट बेल्ट, वेस्ट कोस्ट नंबर 5, 6 है गोदावरी बेसिन एंड 7th आपका महानदी बेसिन, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, जियोथर्मल प्रोविंसेस आपके इंडिया के। ये आपके सारे जो भी अभी तक हम पढ़ रहे थे ना, जैसे अलग अलग, जैसे आपने तत्ता पानी देखा यहाँ पर, और ये सूरजकुंड, ये सारी पूगा, मणिकरण, सोना, ठीक है, ये सारे। तो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दोस्तों हम लोगों ने जियोथर्मल एनर्जी के बारे में जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ओशन एनर्जी के बारे में।
इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।